तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, आज हम सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन को एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में भी अपन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कौन सा सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन को अपन ले रहे हैं। क्लियर, तो एनालिसिस करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आता है कि जब भी हम सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन की बात करते हैं तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहलाती क्या है। व्हाट इज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो हमारा है वो क्या है। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम में ये आपका मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, डेट इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई है। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई है। अब द न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आपका क्या होता है, टेंशन आपका होता है। तो जब बीम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं या एक साइड ही आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हो, तो ऐसी बीम को आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बीम दैट कंटेन्स steel reinforcement only in the tension zone refers to a singly reinforced beam। आप उसको क्या बोलोगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलोगे अगर सिर्फ और सिर्फ आपने टेंशन जोन के अंदर क्या किया हुआ है, टेंशन जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड अगर किया हुआ है। आई बात समझ में। मतलब एक और चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो, स्टील बार प्रोवाइडेड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोल सकते हो, स्टील बार प्रोवाइडेड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपने क्या किया हुआ है, स्टील बार को प्रोवाइड किया हुआ है, तो भी आप क्या बोलोगे कि आपका सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ये टेंशन जोन में आपने स्टील बार प्रोवाइड किए हुए हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये थोड़ा सा 3D एलिवेशन यहाँ बना हुआ है इस बीम का। तो देखो ये टेंशन जोन में आपने लॉन्गिट्यूडिनल बार यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका कंप्रेशन जोन है, ये आपका टेंशन जोन है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने टेंशन जोन के अंदर क्या किया है, यहाँ पे प्रोवाइड किया है रेनफोर्समेंट को या स्टील बार। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब मैंने आपको एक क्रैक्ड सेक्शन समझाया था, WSM से हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, अभी हम पूरा WSM पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक क्रैक्ड सेक्शन बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि भाई RCC जो हमारा होता है वो होमोजेनस मटेरियल नहीं होता है, और अगर होमोजेनस मटेरियल नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन की जरूरत पड़ेगी एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को अपन एनालिसिस कर रहे हैं, और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को अगर अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने को यहाँ पे जरूरत किस चीज की है, अपने को जरूरत है किस चीज की, जल्दी से बताओ, एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन की। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म सेक्शन आप क्या कर पाओगे, आप इसको एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एरिया ऑफ स्टील, AST आपका हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ हो गया। और अगर मुझे ट्रांसफॉर्म सेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन मुझे कैसे मिलेगा, ये जो एरिया ऑफ स्टील आपका यहाँ पर है, क्या है, एरिया ऑफ स्टील जो आपका यहाँ पे है, इस एरिया ऑफ स्टील को अपने को रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट एरिया से, करना है ना। यही हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो एरिया ऑफ स्टील आपका है इसको आप
इक्विवेलेंट एरिया से क्या कर दो, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन मिल जाएगा। ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी स्मॉल डी, और ये आपका हो जाएगा बिट। ठीक है, और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, तो अबव द न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आपका टेंशन हो जाएगा। ये जो सेक्शन आपका है, ये है आपका एक्चुअल सेक्शन। ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये है आपका एक्चुअल सेक्शन जो आप प्रोवाइड करोगे, जो आप क्या करोगे, जो आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, लेकिन अगर अपने को एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए मुझे चाहिए एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन। कौन सा सेक्शन चाहिए, ट्रांसफॉर्म सेक्शन चाहिए। और ट्रांसफॉर्म सेक्शन में हम इस एरिया ऑफ स्टील को रिप्लेस कर देते हैं किससे, इक्विवेलेंट एरिया से। किससे कर देते हैं, इक्विवेलेंट एरिया से। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, कि ये हमारा इक्विवेलेंट एरिया है, और ये जो इक्विवेलेंट एरिया हमारा है, इसको अपन ने कैलकुलेट भी किया हुआ था। कितना आया था, ये हमारा इक्विवेलेंट एरिया ये आया था m इंटू AHT। ये आया था हमारा m इंटू AHT। ठीक है, ये जो सेक्शन आपका है, ये सेक्शन आपका है ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। तो ये वो सेक्शन है जिस सेक्शन की हेल्प से हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले। क्लियर। और ये आपका जो सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, अपने को आगे चल के अपन चेक भी कर लेंगे, क्रैक्ड और अनक्रैक्ड की बात होती है। तो अभी ये रिप्रेजेंटेशन जो मैंने किया है, एक क्रैक्ड सेक्शन का हमने किया हुआ है। अब जो WSM आपका होता है, वो स्ट्रेस ओरिएंटेड आपका होता है। क्या होता है, स्ट्रेस ओरिएंटेड होता है। तो अपने को यहाँ पे अब बनाना है स्ट्रेसेस जो आपकी हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को अपन जो एनालिसिस भी कर रहे हैं, बेंडिंग में कर रहे हैं। बेंडिंग स्ट्रेस का अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे वेरिएशन बनाना है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का अपन वेरिएशन देख लेते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन क्या आएगा। ये अपना बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन यहाँ पे हो गया है। क्लियर। यहाँ पे अगर स्ट्रेसेस की बात की जाए, तो देखो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन की साइड जो आपकी स्ट्रेसेस होती हैं, वो कितनी होती है, FST/M होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और एक कंप्रेशन साइड आपकी कितनी हो जाएगी, FCBC। क्लियर। कंक्रीट के अंदर आपकी कितनी, FCBC। ये अपन ने टॉप से न्यूट्रल एक्सिस जो हमारी है, इसकी जो डिस्टेंस है, उसको अगर मैंने क्या बोला, x कंसीडर कर लिया है, तो ये जो रिमेनिंग यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस बचेगी, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी मेरे पास, d-x। कितनी बचेगी, d-x बचेगी। और ये जो टोटल आपकी यहाँ पे होगी, ये आपकी क्या है, ये आपकी कितनी है, ये आपकी d यहाँ पे रहेगी। कितनी रहेगी, ये आपकी d आपकी यहाँ पर रहेगी। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आपको पता है कि जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, वो आपका यहाँ पे लगेगा बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि ये आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, ये आपका लग रहा है यहाँ पे टोटल कंप्रेशन। ठीक है, और सेंट्रॉइड ऑफ स्टील पे आपका बिल्कुल क्या लगेगा, आपका टोटल टेंसाइल फोर्स आएगा। ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये कंप्रेशन और टेंशन फोर्स जो आपका लग रहा है ना, ये जो फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स जो लग रहा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस आपकी होती है ना, ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है जेड। क्लियर। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जेड कहलाता है। और ये जो जेड आपका होता है, इस जेड को आप क्या बोलते हो, लीवर आर्म बोलते हो। क्या बोलते हो, लीवर आर्म आप बोलते हो। ठीक है, जेड आपका क्या है, लीवर आर्म है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज लीवर आर्म, तो आप क्या बोलोगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो आपका लीवर आर्म कहलाता है। ठीक है, आई थिंक फिगर आपको यहाँ पे क्लियर होगा जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दें, ये फिगर क्लियर है आप सभी को, फिगर क्लियर है। ठीक है, चलो आगे अपन आते हैं, तो एक एक करके अपन डेफिनेशन यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने न्यूट्रल एक्सिस की बात की है कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी क्या होती है।
ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ, न्यूट्रल एक्सिस। तो देखो न्यूट्रल एक्सिस एक ये बीम आपकी बनी है। न्यूट्रल एक्सिस वो लेयर या फिर वो लेमिना होता है जहां पे किसी भी प्रकार की स्ट्रेसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नो स्ट्रेस एग्जिस्ट। क्लियर? क्या बोलूंगा मैं, ये जो लेयर आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक कलर की लेयर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, नो स्ट्रेस एग्जिस्ट। ये वो लेयर है जहां पे कोई सी भी स्ट्रेस आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये जो न्यूट्रल एक्सेस आपकी होती है, यह जो बीम आपकी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला कंप्रेशन और नीचे वाला टेंशन आपका होता है। तो देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, न्यूट्रल एक्सिस फॉर द बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग is a line passing through the cross section at which the fiber of the beam does not experience any longitudinal stresses, किसी भी प्रकार की stresses नहीं होती। As shown in the above figure, due to bending movement on the beam, the fiber above the neutral axis are subjected to compression. Neutral axis के ऊपर जो part आपका है उसके ऊपर compression आएगा, and the fiber below the neutral axis are subjected to tension. वो जो neutral axis के नीचे का fiber आपका होगा, उस पे आपका क्या आएगा, उसके ऊपर आपका यहाँ पर tension आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायग्राम अपन ने बनाया है, तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही, जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है। और मैंने क्या बोला कि टॉप से आपका जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है वो आपका एक्स है। क्लियर? एक्स आपका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब आता है अपना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। क्लियर? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या होता है। तो क्या बोलोगे आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, कि जो हमारी बीम यहाँ पे है, इस बीम में बीम के टॉप एज से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डेप्थ होती है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। तो मैं क्या बोलूंगा, द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द normal distance the normal distance between the normal distance between the top edge of the beam, top edge of the top edge of the beam, top edge of the beam and neutral axis and neutral axis and neutral axis is called depth of neutral axis, is called depth of न्यूट्रल एक्सिस। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम किसको बोल रहे हैं। अब अपने को इस डेप्थ को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अपने को क्या करना है, इस डेप्थ को फाइंड आउट करना है। तो हम इस डेप्थ को कैसे फाइंड आउट करें? क्लियर? हम इस डेप्थ को कैसे फाइंड आउट करें, तो अपन फाइंड आउट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन डिटर्मिनेशन ऑफ of neutral axis depth, neutral axis depth।
डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। अब अपन यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का डिटर्मिनेशन देखेंगे कि कैसे हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को डिटरमाइन यहाँ पे करें। क्लियर। अब आप देखो ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास बनती हैं। हम दो कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं एफसीबीसी, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो आपकी हैं कैलकुलेटेड है आपकी है, ठीक है, कैलकुलेटेड बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आपकी, तो एफसीबीसी आपका जो हो गया और एफएसटी/एम जो आपका हो गया। क्लियर। अगर यह दोनों स्ट्रेसेस नॉन है तो हम कैसे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करें। और अगर हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेसेस अपने को नहीं पता है और सिर्फ मुझे इस बीम का क्रॉस सेक्शन पता है, क्या पता है, क्रॉस सेक्शन, मतलब बी और डी अपने को पता है, तब हम उस केस में कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमें स्ट्रेसेस पता है। ठीक है, पहला केस हमारा क्या बनता है यहाँ पे, पहला केस बनता है कि व्हेन द स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील, when the stress in concrete and steel in concrete and steel are non, हमें स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील के अंदर पता है। ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट केस। ठीक है, अगर हमें ये दोनों चीजें पता हैं, ये दोनों चीजें अगर हमें पता हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आप स्ट्रेसेस अपने को पता है, तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं कि बना लेते हैं अपना जो स्ट्रेस वेरिएशन है, क्योंकि बार बार अपने को स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। अपन यहाँ समझ रहे हैं तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेस के वेरिएशन को ही अपन बनाएंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है और ये हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है क्या, ये हमारा एक्स न्यूट्रल एक्सिस की जो आपकी क्या आ रही है, डेप्थ आ रही है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेसेस आपकी एफ सी बी सी हो गई हैं और यहाँ पे हो गई हैं आपकी एफ एस टी बाई एम। ठीक है, और ये जो आपका रहेगा, ये रहेगा आपका डी माइनस एक्स। ठीक, और ये रहेगा आपका डी। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन लगाते हैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो एक ऊपर का ट्रायंगल एक नीचे का ट्रायंगल। क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई डी माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, x डिवाइड बाई डी माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एफ सी बी सी डिवाइड बाई एफ एस टी बाई एम, एफ सी बी सी डिवाइड बाई एफ एस टी बाई एम। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू क्या आ जाएगा आपका एफ एस टी बाई एम, और ये d माइनस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका हो गया, तो क्या आ जाएगा d इंटू एफ सी बी सी माइनस एक्स इंटू एफ सी बी सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये x वाली टर्म को मैं यहाँ पे ले आया, तो क्या आएगा x
एफ एस टी बाई एम प्लस एक्स एफ सी बी सी और डी एफ सी बी सी आपका इधर ही साइड रहेगा। एक्स को निकाल दिया मैंने कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास एफ एस टी बाई एम प्लस एफ सी बी सी इक्वल्स टू डी इंटू एफ सी बी सी, यही बचेगा। हाँ यही बचेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या किया, एक काम किया कि x यही लिया और इधर से जो d आपका आ रहा था, ठीक है, ये d को मैं यहां ले आया और यहाँ पे क्या बचा था एफ सी बी सी डिवाइड बाई इधर वाली पूरी टर्म डिवाइड में चली जाएगी, मतलब एफ एस टी बाई एम प्लस एफ सी बी सी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, x डिवाइड बाई d इक्वल्स टू एफ सी बी सी डिवाइड बाई, यहां से एफ सी बी सी को लिया मैंने कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस क्या आएगा आपका 1 प्लस एफ एस टी एम इंटू एफ सी बी सी, थोड़ा सा अरेंज भी किया हुआ है, ठीक है। एफ सी बी सी वाली टर्म को मैंने पहले ले लिया, एफ सी बी सी, आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब क्या किया, ये जो एफ सी बी सी है, ये जो एफ सी बी सी है ये कैंसिल आउट कर दिया, एफ सी बी सी आपका कैंसिल आउट यहाँ पे हुआ, तो आपका बचेगा क्या, हाँ देखो यहाँ पे क्या बचेगा, x डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ एस टी डिवाइड बाई एम इंटू एफ सी बी सी। तो देखो एफ एस टी और एफ सी बी सी की आपको वैल्यू पता है, क्लियर, क्योंकि आपने हेडिंग ही यही डाली थी कि भाई एफ सी बी सी और एफ एस टी की वैल्यू, मतलब स्ट्रेसेस की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप उस बेसिस पर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये निकल के आ गई आपकी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, यही लिखा था आपने पहला, व्हेन द स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर नोन, अगर हमें कंक्रीट के अंदर और स्टील के अंदर की स्ट्रेसेस पता है तो हम उस बेसिस पर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेस वेरिएशन आपका बना हुआ है, लिखे देता हूं, ठीक है। तो ये निकल के आ गई आपकी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, हाँ आई बात समझ में। अब दूसरा मैंने क्या बोला था कि मुझे स्ट्रेसेस नॉन ही ना हो, क्लियर, दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बोली, मुझे स्ट्रेसेस नहीं पता है, व्हेन स्ट्रेसेस आर नॉट नॉन, व्हेन स्ट्रेसेस, व्हेन स्ट्रेस, क्लियर, स्ट्रेसेस आर नॉट नॉन, हमें नहीं पता है स्ट्रेसेस, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मुझे स्ट्रेसेस नहीं पता है तो मुझे कुछ तो पता होगा, तो लिखूंगा मैं क्या, व्हेन ओनली क्रॉस सेक्शन गिवन, व्हेन ओनली क्रॉस सेक्शन गिवन, हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है। और जब हमें क्रॉस सेक्शन गिवन होता है तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स इक्वलिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स इक्वलिटी। तो हम यहाँ पे किसके द्वारा देखेंगे, बाई फोर्स इक्वलिटी, और फोर्स इक्वलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा जो कंप्रेशन है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारा जो है वो हमारा टोटल टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स मतलब C, टोटल टेंसाइल फोर्स मतलब कि T, मतलब C इक्वल्स टू हमारा हमेशा क्या रहेगा, T रहेगा बाय द फोर्स इक्वलिटी, क्लियर, आई बात समझ में यहाँ पे। अब फोर्स अपने को यहाँ पे निकालना है, मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है और टोटल टेंसाइल फोर्स अपने को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, टोटल कंप्रेसिव फोर्स अपने को निकालना है, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं।
ठीक है। अब ये जो आपका रहेगा, ठीक है, इस टाइप से आपका कुछ 3D में रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना, ये जो आपका है ये तो आपका न्यूट्रल एक्सेस तक, मैंने सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक्स होगा। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपको क्या दिख रही होगी, यहाँ पे बिट्स दिख रही होगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी यहाँ पर बिट्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या करूं, स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो स्ट्रेसेस आपकी होंगी ये क्या हो जाएंगी, एफ सी बी सी। ठीक है, अब मैंने एक बेसिक आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमारा कैसे निकलता है, समझना यहाँ पे फोर्स हमारा कैसे निकलता है। ठीक है, फोर्स हमारा कैसे निकलता है, देखो ठीक है, स्ट्रेसेस की बात करूं तो सिग्मा आपका क्या होता है, हाँ, फोर्स बाई एरिया होता है। तो अगर मैं स्ट्रेसेस में एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा। तो बस तो यही तरीका आपको यहाँ पे लेना है और इसी से आपको क्या करना है, इसी से आपको फोर्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब फोर्स अपने को लिखना है तो देखो अपन कैसे लिखेंगे यहाँ पे फोर्स को, देखो इस जो ट्रायंगुलर सेक्शन आपका बन रहा है, इस ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया आपका क्या आ जाएगा, एरिया आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट आपका हो जाएगा और इंटू स्ट्रेसेस आपकी हो जाएंगी। तो देखो टोटल कंप्रेसिव फोर्स में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू इंटू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इंटू बी, ये हो गया एरिया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्ट्रेसेस का, एफसीबीसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को स्टील के लिए लिखना है, ये टेंशन साइड के लिए, तो टेंशन साइड का एरिया क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि टेंशन साइड का एरिया क्या है। तो आप देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया से आपने यहाँ पे क्या किया था, रिप्लेस किया था, ये है एम ए एस टी, स्ट्रेसेस कितनी है, एफ एस टी बाई एन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स मिल जाएगा, मिल जाएगा टोटल टेंसाइल फोर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू जो हमारा एरिया है एम इंटू ए एस टी, एम इंटू ए एस टी, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है हमने एफ एस टी बाई एम का, इसका मल्टीप्लाई कर दिया है एफ एफ एस टी बाई एम का, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। आई बात समझ में। स्ट्रेसेस तो देखो मुझे नहीं पता है, अगर स्ट्रेसेस नहीं पता है तो ये एफ एस टी और एफ सी बी सी वाली जो टर्म हमारी है ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें हटानी पड़ेगी यहां से, हाँ हटानी पड़ेगी या नहीं, हाँ। तो यहाँ पे देखो अब आप क्लियर, यहाँ पे देखो y सिमिलर ट्रायंगल, हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था x डिवाइड बाई डी माइनस एक्स इक्वल टू एफ सी बी सी डिवाइड बाई एफ एस टी बाई एम, ये देखा था अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। हम यहां से एफ सी बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एफ सी बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी एफ एस टी बाई एम इंटू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ये आ जाएगी। ठीक है, और मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि ये जो एफ सी बी सी आया है इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन एबव इक्वेशन। ठीक है, पुट इन एबव इक्वेशन अगर मैंने कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स इंटू बी
इंटू FCBC की जगह आ गया अपना FST/M x डिवाइड बाई D माइनस एक्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा FST/M, ये स्ट्रेसेस हो गई है, इंटू MAST, यही आ जाएगा। और ये अगर आ गया तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो ये FST/M, इस FST/M से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट अगर आपने कर दिया तो बचेगा क्या क्या यहाँ पे, तो देखो बचेगा क्या क्या, 1/2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, m इंटू ए एस टी। ठीक है, तो आगे और सॉल्व करूंगा तो ये 1/2 बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखे देता हूं, क्या आ जाएगा आपका d माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका d माइनस एक्स इंटू एम ए एस टी, ये आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखूं तो बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू डी माइनस एक्स इंटू एम ए एस टी। तो भाई ये वाला जो फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला आप जैसे ही अप्लाई करोगे आप यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। और ये फॉर्मूला आपने बीटेक के टाइम पे पढ़ा होगा, बीटेक में जो आपने आपके सर ने कॉलेज में पढ़ाया होगा ना, तो ये फॉर्मूला उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू डी माइनस एक्स एम ए एस टी। तब डिफरेंस इतना हो गया, तब सर ने आपको ये डायरेक्ट बता दिया होगा कि भाई न्यूट्रल एक्सेस आप ऐसे निकाल लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर तो आपको डिजाइन आती है, तो सर ने डायरेक्ट आपको डिजाइन पढ़ा दी होगी, और डिजाइन के अंदर बता दिया होगा कि ये फॉर्मूले से आप न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया होगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो आपका निकल के आया था, जब हमें स्ट्रेसेस पता होंगी, तो स्ट्रेसेस पता होंगी उस टाइम पे आप ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से आप स्ट्रेसेस को सॉरी न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है, ये आपने किसके लिए पढ़ा है, न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ के लिए, मतलब यहाँ से भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में यहां तक? जल्दी बताओ, आई बात समझ में यहाँ पे? क्लियर यहां तक? चलो, तो अब भाई देखो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं एफएसटी और एफसीबीसी, इनको हम कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन अब अगला है कि स्ट्रेसेस को हम कैसे डिटरमाइन करें। जैसे मेरे पास स्ट्रेसेस नहीं है, इस वाले केस में मेरे पास स्ट्रेसेस नहीं थी, ये लिखा है ना, व्हेन ओनली क्रॉस सेक्शन इज गिवन व्हेन स्ट्रेसेस आर नॉट नोन, हमें स्ट्रेसेस नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हम कैसे इसमें हम कैसे कैसे हम स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। डिटरमाइन the stresses in concrete
the stresses in concrete and steel, क्लियर, किसके लिए, फॉर अ अप्लाइड मूवमेंट, फॉर अ अप्लाइड मूवमेंट, किसके लिए निकालेंगे, अप्लाइड मूवमेंट के लिए निकालेंगे और अप्लाइड मूवमेंट अपना हो गया यहाँ पर कैपिटल एम। ठीक है, तो अब अपने को स्ट्रेसेस यहाँ पे निकालनी है अप्लाइड मूवमेंट के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला जो तरीका हमारे पास है, पहला तरीका हमारे पास है कि हम फ्लेक्सर फॉर्मूला का यूज करें। किसका कौन से फॉर्मूला का, फ्लेक्सरल फॉर्मूला का यूज करें। फ्लेक्सरल फॉर्मूला मतलब बेंडिंग मूवमेंट, सॉरी बेंडिंग इक्वेशन जो आपकी होती है, क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन जो आपकी होती है ना, उस बेंडिंग इक्वेशन का आप यहां पर यूज करो और आप फाइंड आउट कर लो, कर सकते हो ना। हाँ, अगर बेंडिंग इक्वेशन का यूज किया जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, बेंडिंग इक्वेशन आपको पता होगी क्या होती है बेंडिंग इक्वेशन। हाँ, बेंडिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, तो ये तो पता होगा ना, एम बाई आई सिग्मा बाई बाई, हाँ, इक्वल्स टू ई बाई आर, ये पढ़े होगे ना, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को यूज करें। ठीक है, निकालें। तो देखो स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखे देता हूं, ये तो हमारा अप्लाइड मूवमेंट एम हो गया, ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सिग्मा जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एफसीबीसी, कंक्रीट के अंदर जो हमारी स्ट्रेसेस हैं, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई बाई आ जाएगा। बाई क्या होता है, सीजी से डिस्टेंस, सीजी से डिस्टेंस, तो आप देखो यहाँ पे सीजी से डिस्टेंस कितनी है, ये सीजी, न्यूट्रल एक्सिस कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रख दूंगा ना मैं। हाँ, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे स्ट्रेसेस क्या आ जाएंगी, देखो m बाई आई इक्वल्स टू एफ सी बी सी डिवाइड बाई एक्स, तो निकालना है एफ सी बी सी, तो ये आ जाएगा m इंटू एक्स डिवाइड बाई आई, आ जाएगा। ये कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस आपकी निकल गई। ठीक है, इसी के जैसे अपन यहां पे करेंगे अब, सिमिलरली जो हमारा एम बाई आई है वो तो एज इट इज है। अब जो स्ट्रेसेस थी स्टील के अंदर एफ एस टी बाई एम है, तो एफ एस टी बाई एम डिवाइड बाई बाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। अब बाई आपका यहाँ पे क्या होगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये देखो एम बाई आई इक्वल्स टू एफ एस टी बाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एक्स आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो स्ट्रेसेस क्या आ जाएंगी, स्ट्रेसेस अपनी आ जाएंगी एफ एस टी बाई एम इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू डी माइनस एक्स डिवाइड बाई आई, ये हमारी स्टील के अंदर स्ट्रेसेस फाइंड आउट हो गए। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बी नो डैट क्या पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पता है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, ये बोलती है कि आई एक्स एक्स जो आपका होता है आई डैश
प्लस ए इंटू बाई का स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा दो, आउटर एक्सिस पे आपको निकालना है, और आउटर एक्सिस पे अगर आपको निकालना है तो आउटर एक्सिस पे आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ आउटर एक्सिस पे निकाल रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई आप यहाँ पे रख रहे हो वो क्या आ जाएगा आपका बी एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अच्छा बी एक्स क्यूब माइनस 3 आपका हो गया, तो अब जो आप बी माइनस एक्स क्यूब वाली टर्म आपकी आएगी वो निगलेक्ट हो जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा आपका एम ए एस टी, और आपकी जो सीधी से डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी बी माइनस एक्स का क्यूब। तो ये आपका यहाँ पे आई की वैल्यू निकल आई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्टली, ये आई का फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो गया, आई आप यहाँ से निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने आई को निकाला और आई को इन सब में पुट कर देना। अप्लाइड मूवमेंट आपको पता है एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आता है, तो एक्सटर्नल लोडिंग तो आपकी गिवन होगी, गिवन होगी तो उस बेसिस पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, उस बेसिस पे आपका निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा अप्लाइड मूवमेंट। ठीक है, चल अब अगर मैं दूसरा तरीका यहां पे बोलूं तो दूसरा तरीका अपने पास है कौन सा, दूसरा तरीका अपने पास है बाय इंटरनल कपल मेथड, बाय इंटरनल, बाय इंटरनल कपल मेथड। अब ये जो इंटरनल कपल मेथड आपकी है, ये इंटरनल कपल मेथड आपकी क्या है, हाँ इंटरनल कपल मेथड क्या है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो आपका मूवमेंट है कंप्रेशन साइड का मूवमेंट जो आपका है वो बराबर है टेंशन साइड के मूवमेंट से। ठीक है, तो आप यहां पे देखो ठीक है अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो आ रहा है ये आपका टोटल कंप्रेशन हो गया, और यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये आ रहा है टोटल या टेंशन। ठीक है, और कंप्रेशन और टेंशन के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी क्या है जेड, दैट इज द लीवर आर्म, यही है ना, ये जेड आपका क्या होता है, ये जेड आपका होता है लीवर आर्म। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर ऐसी कंडीशन है तो जो हमारा कंप्रेशन साइड है और जो हमारा टेंशन साइड का मूवमेंट है वो बराबर है, वो क्या है बराबर है, सी इंटू जेड इक्व टू टी इंटू जेड इक्व टू एम, यही है। ठीक है, मोमेंट तो पता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपका सी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड हो गया, फोर्स आपका टी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड आपका यहाँ पे हो गया, तो सी इंटू जेड इक्व टू टी इंटू जेड इक्व टू आपका एम यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मोमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है कंप्रेशन साइड से, तो कंप्रेशन साइड से मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, अभी आपने निकाला था 1/2 इंटू एफ सी वी सी इंटू एक्स इंटू डी, यही लिखा था, क्या लिखा है एक्स इंटू डी। अब जेड की अगर मैं बात करूं तो
आपको पता है भाई ये जो ट्रायंगल आपका होता है, तो यहाँ से कितना होता है, यहाँ से होता है आपका कितनी डिस्टेंस आएगी ये 1/3। 1/3 मतलब कि ये आपकी कितनी है टोटल, ये आपकी टोटल है x, यही है x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/3, इसका 1/3 x/3 आ जाएगा। तो अब अपने को लीवर आर्म निकालना है, लीवर आर्म क्या हो जाएगा, तो z हमारा क्या हो जाएगा, z देखना क्या हो जाएगा। तो अगर मैं ये टोटल की बात करूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बात करूं, तो ये हमारा क्या है, स्मॉल d है। तो z हमारा क्या हो जाएगा, z हमारा हो जाएगा d माइनस x/3, यही हो जाएगा d माइनस x/3। तो यहाँ पे z की वैल्यू अपन रख देते हैं, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनटू d माइनस x/3। तो ये अपने को मूवमेंट पता है, ठीक है। और यहां से मैं एफसीबीसी को क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहां से किसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, एफसीबीसी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। एफसीबीसी आपकी यहां से निकल के आ जाए। आई बात समझ में, हाँ बताओ जल्दी से, समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं टेंशन साइड से लिखता हूं, तो देखो m इक्वल्स टू टी इंटू जेड लिखूंगा। तो m टोटल टेंसाइल फोर्स, मतलब m इंटू ए एस टी इंटू एफ एस टी बाई m, और लीवर आर्म आपका कितना है, d माइनस x/3, यही है ना। यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं जो एफ एस टी है उसको मैं क्या कर लूंगा, उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, यहां से मैं क्या कर लूंगा, यहां से मैं एफ एस टी को कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन, दोनों ही स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन हमने कर ली है, कंक्रीट के साइड से भी कर ली है, और हमने मतलब कंक्रीट की स्ट्रेसेस भी निकाल ली हैं, और साथ ही साथ हमने स्ट्रेसेस यहाँ पे निकाल ली है स्टील की। ठीक है, आई बात समझ में। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख लिया है, स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना हमने सीख लिया है, एनालिसिस में तो यही करना है भाई। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, वो इंपोर्टेंट पैरामीटर अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सम इंपोर्टेंट पैरामीटर, सम इंपोर्टेंट पैरामीटर। अपन बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर्स की, और इंपोर्टेंट पैरामीटर के अंदर सबसे पहला आता है न्यूट्रल एक्स कॉफिशिएंट। न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट क्या आता है, पहला पैरामीटर हमारा है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट। न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट जो होता है उसको स्मॉल n से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट हमारा होता है स्मॉल n, ये क्या होता है, तो स्मॉल n हमारा होता है x/d। क्या होता है, x/d हमारा होता है, याद रखना न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट हमारा क्या होता है, x/d हमारा होता है। ठीक है, क्या होता है, x/d हमारा होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है यहाँ पे वो हमारा है लीवर आर्म। ठीक है, तो क्या होता है लीवर आर्म, अभी मैंने आपको बताया था जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है और जो हमारा टोटल रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी लीवर आर्म कहलाती है। ठीक है, थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स
the distance between the resultant compressive force and tensile force and tensile force is known as lever arm. Is known as lever arm. और इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय लीवर आर्म एंड डिनोटेड बाय जेड. हम जेड से डिनोट यहाँ पे करते हैं. क्लियर? अब जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है वो कहां पे एक्ट करता है? हाँ, सीजी ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम के अंदर एक्ट करता है x/3 पर. वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूं. द टोटल कंप्रेसिव फोर्स सी इन कॉन्क्रीट, द टोटल कंप्रेसिव फोर्स in concrete, total compressive force in concrete act the CG of इसकी CG में कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम, CG ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम, कहां पे? कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम. इसका मतलब क्या हो गया? सच डेट x/3. और ये जो x/3 आपका है कहां है? फ्रॉम द कंप्रेसिव एज, फ्रॉम द कंप्रेसिव एज. ठीक है? फ्रॉम द कंप्रेसिव एज. क्लियर? कंप्रेसिव एज से कितना? x/3. जो टेंसाइल फोर्स होगा वो कहां एक्ट करेगा? द टोटल टेंसाइल फोर्स, द टोटल टेंसाइल फोर्स, जो आपका टोटल टेंसाइल फोर्स आपका होगा वो कहां एक्ट करेगा? एक्ट एट सीजी ऑफ द रेनफोर्समेंट, एक्ट एट अ CG of reinforcement. CG ऑफ रेनफोर्समेंट पे एक्ट कर रहा है. क्लियर? तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जो हमारा लीवर आर्म है जेड, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा d माइनस x/3. क्या हो जाएगा? d माइनस x/3. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है लीवर आर्म कॉफिशिएंट. थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा लीवर आर्म कॉफिशिएंट. ठीक है? लीवर आर्म कॉफिशिएंट जो होता है इसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं. इससे जे से. अब जे निकालना है अपने को, कैसे निकलेगा? हाँ, तो देखो लीवर आर्म कॉफिशिएंट जे जो आपका है इसको क्या बोलते हैं? Z/D. ठीक है? तो जे जो आपका है, तो जेड आपको पता है क्या है? d माइनस x/3 डिवाइड बाई डी. ये आ जाएगा. ठीक है? कॉमन निकाल के ऊपर से निकाला कॉमन, तो क्या बचेगा? J इक्वल्स टू ये बचेगा अपना
ऐसा लिख लो, नहीं तो इसको अलग अलग कर दिया, डी माइनस, आपको और क्लियर हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, डी से डी कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू डी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता है, क्या पता है, क्योंकि स्मॉल एन जो आपका होता है वो होता है एक्स बाई डी, ठीक है, और स्मॉल एन जो आपका होता है क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट आपका होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट आपका होता है। तो ये जो टर्म आपकी है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, j इक्वल्स टू 1 माइनस एन बाई 3 लिख सकते हो ना। तो ये आ गया आपका यहाँ पे लीवर आर्म कोफिशिएंट, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया है आपका लीवर आर्म कोफिशिएंट। आई बात समझ में, लीवर आर्म कोफिशिएंट आपका निकल के आ गया, हाँ आ गया लीवर आर्म कोफिशिएंट निकल के, ठीक है। ये आपका यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट था जो अपन ने निकाला था, ठीक है, यहाँ पे अपन ने लीवर आर्म को समझा, ठीक है, और फिर अपन ने लीवर आर्म कोफिशिएंट को यहाँ पे देखा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका यहाँ पे क्या, परसेंटेज टेंसाइल स्टील। फोर्थ पैरामीटर जो आपका है वो है परसेंटेज टेंसाइल स्टील। परसेंटेज टेंसाइल स्टील जो आपका होता है इसको आप पीटी से लिखते, ठीक है। परसेंटेज टेंसाइल स्टील मतलब कि आपने टोटल क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना स्टील प्रोवाइड किया है, तो परसेंटेज टेंसाइल स्टील ये पीटी आपका हो गया, तो ये हो गया आपका एएसटी, ये एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड किया है, टोटल एरिया मतलब बी इंटू डी, और यहाँ पे आपने परसेंटेज की बात की है तो 100, ये निकल के आ गया आपका परसेंटेज टेंसाइल स्टील, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, परसेंटेज टेंसाइल स्टील। एएसटी आपका यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। तो ये परसेंटेज टेंसाइल स्टील भी आपको याद रखना है कि परसेंटेज टेंसाइल स्टील जो आपका होता है वो कितना होता है, एएसटी डिवाइड बाई बी इंटू डी इंटू 100। ऐसे आप यहाँ पे परसेंटेज टेंसाइल स्टील को निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेक्शन का, उसको अपन कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सेक्शंस, कितने टाइप के हमारे सेक्शंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप पर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, क्लास ओवर।